नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का अप्रैल माह की तारीख 1 से लेकर के 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स में एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं हम आज के विचारों के साथ। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। और ये समय जो है वर्तमान में, यदि आप कहें कि ये कोटेशन जो है आज की परिस्थितियों में हमारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत समय पड़ा है, लेकिन ये जो वहम पाल रखा हमने, यही सबसे बड़ा है। दिन बिल्कुल नहीं है, गिनती के 50 दिन भी नहीं बचे हुए आपके पास आपकी तैयारियों के लिए। तो जो भी हैं, आप यदि सो रहे हैं तो इस अलार्म घड़ी को चालू करिए और चालू हो जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है। यह परीक्षाओं का समय है, पढ़ने का समय है। तो एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ आप सभी तैयारी पे लग जाइए। एग्जाम गुरुजी की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप सभी को अभी स्टार्टिंग पे 500 MCQs के लगभग सभी 10 यूनिट्स का, 10 यूनिट्स में एक यूनिट आपकी करंट अफेयर्स वाली रह जाएगी। 9 यूनिट्स का हम 500 MCQ का आपको जो ये महाअभ्यास चल रहा है ये पहले कराए दे रहे हैं, ताकि आप सभी अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पहले ख़त्म कर रहे हैं, और आप सभी को यदि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप उनको बाद में कर सकें। और ताकि हम इस पहले हमारी ये सबसे लास्ट में होती थी, लेकिन इस बार हमने पहले करवा दिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल थे कि सर आप इनकी जो महाअभ्यास रहता है वो आप पहले करा दिया करें, ताकि यदि हमें वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, सब्जेक्ट कंप्लीट है और हम एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम कर सकें। आप यदि क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो वो क्लासेस जरूर देखें, आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ उन प्रश्नों को चूज़ किया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और अभी जो हमारे यहाँ आयोग के या अन्य आयोगों के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ से प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। WPL जो 2023 का है, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता है, और ये पहला मैच, पहली सीरीज थी ये, इसलिए विशेष हो जाती है। इसका नाम हमें याद रखना है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में अभी चालू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग, जो 5 करोड़ निरक्षर हैं, उनको साक्षर किया जाएगा। उनको क्या से जो शिक्षा का ज्ञान होता है, जो अक्षरों का ज्ञान होता है, वो उन्हें दिया जाएगा। साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये रहेगा। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कैप्टिव रोजगार की पहल शुरू की गई है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष होंगे ये डिल्मा रोसेफ होंगे, ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इसको आप याद करके रखेंगे, क्योंकि आपके ये प्री के सिलेबस के साथ साथ आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेषकर ये और ये 2 क्वेश्चन है, ये एक अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको हमें याद रखना है। अभी बात करी जाए हाईकोर्ट ने, हरियाणा की हाईकोर्ट है, इसने चैट जीपीटी का यूज किया। ये इस बार आईटी से रिलेटेड, ये सूचना प्रौद्योगिकी से या सूचना संचार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक चैट जीपीटी बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ये है क्या एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके सिलेबस में है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए कि ये एआई का है, साथ में इसको किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये 2-3 बातें, मोटी मोटी बातें हैं, आपको इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, अपने नोट्स पे इसको अपडेट कर लेना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो एक पुस्तक आई है जनजाति योद्धा, ये श्रीमती रंजना चितले के द्वारा लिखी गई है। अभी ऐप डेवलप किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, कौन सा, MP फॉर्मगेट ऐप। ये इसका जो उल्लेख है ये मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी किया गया है। इसको अभी अवार्ड दिया गया है, 20 CSIC अवार्ड के द्वारा ई-गवर्नेंस का अवार्ड दिया गया है। फौजी मेले का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट कैटेगरी में शिल्पग्राम को, यहाँ के शिल्पग्राम को, खजुराहो के शिल्पग्राम को सम्मानित किया गया है। मादा चीता है, इसने 4 शावकों को जन्म दिया है। सियाया, इसका नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। शुरुआत करते हैं, इसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि दिया आपका टारगेट MPPSC 2022 है और आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे। आप अपनी जो भी तैयारी है उसको एक स्ट्रेटजिकल तरीके से पूरी करना चाहते हैं, तो अभी चल रहा है मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसके साथ आपका 45 डेज में कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब ये युद्ध स्तर पे और भी नए तरीके में आपको ये मिलने वाला है, साथ ही में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आपको फ्री मिलती है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हरियाणा, जहाँ पर सभी ट्रेनों के लिए, यानी वहाँ की जितनी भी रेलवे लाइन है पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। वहाँ पर सभी ट्रेनें अब इलेक्ट्रिक के माध्यम से चल रही हैं। देखिए, मोटा मोटा बात यह है कि 2023 के इन तक सरकार का उद्देश्य है रेलवे विभाग का कि सभी जो अभी डीजल हमारे यहाँ इंजन चल रहे हैं उनको हम लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पे लेकर के आएंगे। साथ में फिर धीरे से फिर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे।
और पूरी जो भी टॉयलेट्स यूज किए जाते हैं उनको बायो टॉयलेट्स करेंगे, एलईडी लाइट्स का यूज करेंगे, और भी जो फंक्शंस हैं वो करेंगे कि हम लोग पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। ये रेलवे विभाग का उद्देश्य है और बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस पर खर्च होता है, तो उसकी बचत भी इनमें होगी। बात करें भारतीय रेलवे की, तो ये 1853 में शुरू हुआ था, जब हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, और दुनिया का सबसे बड़ा विशाल नेटवर्क कवर करने वाली रेलवे मानी जाती है, जो देश के लगभग हर कोने पे उपलब्ध है। आगे की तरफ बढ़ना है, बात करना है प्रश्न क्रमांक 2 की। ये भी एक अच्छा हॉट टॉपिक है। किस देश ने अभी नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो वो बना है फिनलैंड। हमेशा खबरों में रहता है, किसके लिए? खुशी के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि फिनलैंड हमेशा टॉप पे रहता है। लेकिन इस बार ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध का मेन कारण था नाटो, ठीक है, तो दो नाटो इस बार फेमस रहे, एक तो ये नाटो, दूसरा अपना नाटो सॉन्ग था RRR का। तो इसका जो 31वां सदस्य 31 नंबर है वो फिनलैंड हो गया है, ठीक है। और इसके लिए यूक्रेन, यही एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि यूक्रेन जो था इसके लिए ट्राई कर रहा था, इसमें नाटो का सदस्य बन रहा था, जिसके कारण रसिया ने उसके ऊपर क्या किया है? आक्रमण किया है। लेकिन यहाँ पर फिनलैंड भी रसिया के साथ, रूस के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। लगभग 1300 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। फिनलैंड नानुकुर के बाद सम्मिलित हुआ है। आगे इस पर क्या होगा, रसिया का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि 31वां सदस्य कौन है जो कि नाटो का सदस्य बना है? तो वो है, आपको याद रखना है, फिनलैंड है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि क्या जो फिनलैंड है रसिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, वो साझा करता है। तुर्की और हंगरी हैं, इन्होंने क्या किया था, उसकी जो सदस्यता है वो स्वीकार करी थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। नाटो की बात करी जाए तो 1949 में ये एक सैन्य संगठन है, ये भी हमें याद रखना, एक सैन्य गठबंधन है। सभी देश एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? सैन्य सहायता भी इसमें उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि बाकी के जो आप देखे होंगे जितने भी संगठन होते हैं, या तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, या तो व्यापार से रिलेटेड होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन नाटो जो है ये अपने आप में एक सैन्य गठबंधन है। सभी देश एक दूसरे के लिए सेना उपलब्ध कराते हैं। मोटी मोटी बात ये, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, आप ये एक तरह से ये कहिए, इसकी जो नींव हुई थी वो शीत युद्ध के दौरान हुई थी। सोवियत का जो विस्तार है, उस समय पे जो रसिया है पूरा सोवियत संघ था, तो उसके विस्तार को रोकने के उद्देश्य से इस नाटो संगठन बनाया गया था। और यही एक कारण है जिसके कारण रसिया जो है नाटो से क्या करता है, आप ये कहें, एक थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में रहता है नाटो को लेकर के, क्योंकि उनके अपने हित हैं, ठीक है। तो नाटो के सदस्य कौन कौन से हैं जो संस्थापक सदस्य रहे? उसमें आपका यूएसए है, कनाडा है, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सभी इसके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। नाटो के जो महासचिव वर्तमान में जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। और फिनलैंड की बात करी जाए, यहाँ के प्रधानमंत्री साना मारिन है, राजधानी यहाँ की हेलेंस्की है। जेलेंस्की का नाम आपको याद है यूक्रेन के राष्ट्रपति का, बस उसके बाद आपको हेलेंस्की याद रखना है। मुद्रा वहाँ की यूरो ही है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए फिनलैंड की राजधानी, तो हेलेंस्की है। बाकी की चीज़ें मैंने आपको बता दी। 2 या 3 प्रश्न इससे बन सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी है, इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाद में जब बंटवारा हुआ तो ये उस समय पे पहले पाकिस्तान में थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने क्या है, इनका जो परिवार है भारत में ही रह गया और ये भारतीय हो गए। और इन्हें हमारे यहाँ क्रिकेट में ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है। और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ थी उस पर इनका जीतने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विशेष बात ये थी कि इन्होंने कोलकाता में 8 और चेन्नई में टेस्ट में 10 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात। 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो इनका जन्म हुआ है, एक ये विशेष बात है। जिस प्रकार से कादर खान का एक प्रश्न कहीं पर आया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो भी अफगानिस्तान में हुआ था। उसी प्रकार से ये अर्जुन अवार्ड पाने वाले, सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। उनको 1961 में दिया गया था। तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहले क्रिकेटर थे। एक बात ये, इनका जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था। ये 2 बातें हमें इनके बारे में याद रखनी। इसके अलावा इन्होंने एक फिल्म है चरित्र, वहाँ पर इन्होंने काम भी किया हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें, 4 की, तो हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित हुआ है यूएसए के एक राज्य में। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है जॉर्जिया। बाकी के जितने भी राज्य हैं ये यूएसए के ही हैं।
तो मोटी मोटी बात यह है कि जैसे एक तरह से आप ये कहें कि एक जो कोई फोबिया मतलब एक डर होता है, और वो पूर्वाग्रह से जो ग्रसित डर होता है उसको फोबिया कहा जाता है ना। अपन एग्जाम्पल में भी यूज करते हैं कि तुमको इस चीज़ का बहुत फोबिया है, मतलब एक अनजाना सा डर होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के जॉर्जिया ने ये क्या किया, अभी एक बिल पास किया है। यहाँ के एक सेनेटर हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। फोर्टाइस काउंटी से के जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने लॉरेन मैकडोनल्ड और टॉड जोन्स, इन दोनों ने ये बिल रखा था कि जो ये हिंदू फोबिया है ये एक तरह का, क्योंकि यूएसए में क्या है कि जो हिंदू समुदाय है उस पर थोड़े से आक्रमण बढ़े हैं, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये बिल लाया गया है। क्योंकि उन्होंने ये स्वीकारा है कि जो हिंदू समुदाय है वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, सभी क्षेत्रों में इनका हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये कट्टरता नहीं होते, ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि इनका योग, भोजन, ध्यान, संगीत, इन सब क्षेत्रों पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। कल्चर बहुत ही वेल कल्चर्ड होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से लोगों के जो मन में एक भय है उसको ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया है। और बड़ी बात यह है कि यूएसए के जो राज्य है जॉर्जिया, वहाँ पर पास किया गया है। हो सकता है टकरा जाए, उतना बस आप मोटा मोटा आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ में एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। और इनका क्या हुआ था, ये बीच में न्यूज में आ गई थी, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ की इंडियन हॉकी टीम है उसकी सदस्य भी रही हैं। लेकिन बीच में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई थी, तब ये खबरों में बहुत ज़्यादा बन गई थी कि एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसकी ये स्थिति होना अपने आप में एक बड़ी बात है कि हॉकी हमारे यहाँ का जो एक तरह से राष्ट्रीय खेल है वो इस दौर से उसके खिलाड़ी गुजर रहे हैं, जहाँ पर क्रिकेटर्स की एक अलग, जो कि हमारे यहाँ का खेल नहीं है, जो क्रिकेटर्स हैं वो अलग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो इन अन्य खेलों में हैं वो गरीबी पर जीवन गुजार रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ के हॉकी जो एसोसिएशन है, इन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया और इनको ये मिडफील्डर रही हैं, इनको एशियाई हॉकी महासंघ के 2 साल के लिए इनको एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये खेल के बारे में अवेयरनेस आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स परचेज करते हैं तो इनके साथ आपको प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स, मेंस कोर्स के साथ मेंस के नोट्स फ्री मिलते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 3 ईयर प्लस 4 ईयर है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी रानी कमलापति स्टेशन भोपाल से लेकर नई दिल्ली तक। यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते हैं, कब से शुरुआत हुई थी? तो 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। कौन से नंबर की ट्रेन है भारत की वंदे भारत की? तो ये याद रखना है कि 11वें नंबर की ट्रेन है। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लेकर के दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बीच में शुरू की जा रही है। इसका नाम हमें याद रखना है। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? तो 15 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी। इसमें स्वचालित इंजन होता है, एक वर्ल्ड क्लास की इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप एरोप्लेन पे सवारी कर रहे हैं। एआई बेस्ड बहुत सारी फंक्शंस होते हैं इस पे। ठीक है, एक लग्जरी ट्रेन के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो एक्सप्रेस का निर्माण जो पूरी तरह से भारतीय किया गया है, इसमें डीजल इंजन का यूज नहीं किया गया है। बिजली को बचाने के लिए इसमें सोलर का भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही है। और इसकी जो स्पीड अभी टेस्ट की गई 160 किलोमीटर के आसपास है। कुल 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी जिसका निर्माण किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। किसकी अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ है? तो ये हुआ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये क्या है कि राज्य में जो कुपोषण और एनीमिया के बचाव के लिए जो फोर्टिफाइड चावल वितरण चलता, फोर्टिफाइड चावल, इसमें चावल में पॉलिश किया जाता है, उसके वितरण के लिए एक कमेटी बनाई गई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8 याद रखेंगे। स्मार्ट सिटी एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटीज़ को 16 में से कितने अवार्ड मिले? तो 16 में से 7 अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश की जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर हैं। ये हमारे यहाँ की स्मार्ट सिटीज़ हैं। इन्होंने अलग अलग परियोजनाओं में अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए मिले। विशेषकर आपको स्मार्ट सिटी इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी के क्षेत्र में दिया गया है। जबलपुर को गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमी यानी 311 जो ऐप है ये जबलपुर का ऐप है।
नगर निगम का, वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, और सिटी लीडर बेस्ट स्मार्ट सिटी सीओ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। इसी प्रकार से भोपाल को स्मार्ट पार्किंग कैटेगरी के लिए मिला है, सागर को क्लीन सिटी कैटेगरी मिला है, उज्जैन को महाकाल लोक के लिए विशेष अवार्ड दिया गया। कुल मिलाकर के 7 अवार्ड दिए गए हैं, आधे से एक कम ही है, ठीक है, लेकिन लगभग बहुत सारे अवार्ड कहलाएंगे ये। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे, मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश इसमें चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे मनरेगा के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आप बात करोगे तो फिर आ जाता राजस्थान, तीसरे पे आंध्रा है, चौथे पे मध्य प्रदेश है। किस पे? क्रियान्वयन पे। मध्य प्रदेश ने मनरेगा में, विशेषकर लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का कार्ड बनाया गया था, अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। हुआ यह है कि मनरेगा को अब जो बाकी के काम कराए जाते हैं उससे भी जोड़ दिया गया है। जैसे वहाँ पे यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वहाँ पे तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है, अमृत सरोवर योजना भी जो चल रही वो भी, इन सब योजनाओं से मनरेगा को जोड़ दिया गया है ताकि प्रोडक्टिव वर्क करवाया जाए उनसे। इस वजह इन मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बात करें तो 4 वर्ष में मनरेगा में 35.54 से बढ़कर के लगभग 41% के आसपास महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है और मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त कमांडरों के एक सम्मेलन को संबोधित किया है, ये किया है भोपाल में, जहाँ पे फौजी सम्मेलन चल रहा था। तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर आए हुए थे। साथ ही में प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको भी चालू करी है। तो यहाँ पे फौजी सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है या वंदे भारत ट्रेन के बारे में। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है। आपके काफ़ी सारे लोगों के आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं पहले की तरह। आपके करंट अफेयर्स में गैप हो रहा है। अभी लगातार क्या है, हमारे यहाँ 500 MCQ की जो क्लास चल रही है, एक क्लासेस के क्वेश्चंस बनाने में, इसके आंसर चेक करने में काफ़ी समय लग जाता है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इस वजह से करंट अफेयर में आपको 1 से 2 दिन का गैप मिल रहा है, लेकिन आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी 1 से ऊपर खबर, 2 से ऊपर खबर रहती ही नहीं मध्य प्रदेश में। करंट अफेयर लाइक खबरें रहती हैं समाचार चैनलों के लिए, लेकिन ऐसे खबर जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और अनावश्यक खोजबीन करके क्वेश्चन लाने में मज़ा नहीं है। जैसे आज ही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका फौजी सम्मेलन वाला, भोपाल वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन 5 प्रश्न पूरे करने के लिए वो रखना पड़ा। तो कोशिश ये रहती है कि यदि मैं आपका समय लूँ, चाहे वो 10 मिनट 20 मिनट जो भी लूँ, उसमें आपका समय जायज़ नहीं जाना चाहिए। यदि आप करंट अफेयर पूरा करके निकलते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि एक तरह से समय की बर्बादी हुई, कोई मतलब का करंट अफेयर नहीं हुआ। यदि आप मुझे 10 मिनट 20 मिनट भी दे रहे हैं तो आप उसमें आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि प्रश्न अच्छे थे, मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे संगमरमर के जो पहला कोई मंदिर मकबरा बना था, तो वो था होशंग शाह का मकबरा। ये है कहाँ? ये धार जिला जो है, मांडू जो है वो धार जिले के अंतर्गत आता है। पर्यटक स्थल भी है मध्य प्रदेश का। इसको अभी हाल ही में अवार्ड भी दिया गया था। तो ये जो होशंग शाह थे, ये कौन थे? ये दिलावर खां के पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि जब ये मालवा की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने सबसे पहले धार की जगह मांडू को अपनी क्या किया, राजधानी बनाया। इसके बाद इन्होंने 2 चीज़ों का निर्माण कराया, एक तो जामा मस्जिद का कराया, ठीक है, इसके बाद दिल्ली दरवाज़ा, और अपने लिए खुद का एक मकबरा बनाया जो कि ये होशंग शाह का मकबरा कहलाता है। संगमरमर की पूरी तरह से संगमरमर का ये पहला मकबरा है, इमारत जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। इन्होंने निर्माण तो कराया, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? इनके शहर होशंग शाह में, होशंगाबाद में, ठीक है, जिसका नया नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम हो गया है। तो इनकी मृत्यु जो हुई वहाँ हुई। इन्होंने मकबरा यहाँ पर बनवाया था। तो अभी एक कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि उनकी कब्र है ये, यहाँ पर उनकी कब्र नहीं है। इनकी कब्र होशंगाबाद में ही है, नर्मदापुरम में ही है, वहीं उनकी कब्र है। ये केवल बाद में कंप्लीट करा दिया गया और इसको कंप्लीट कराया इनके जो पुत्र है महमूद शाह, इन्होंने इसको पूरा कराया, ठीक है। उनको जो खा के सुपुर्द किया गया वो नर्मदापुरम में ही किया गया। और यह मकबरा जो है संगमरमर से बना हुआ पहला, पूर्ण संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा है। जब आप मांडू जाएंगे तो आपको ये जामा मस्जिद, दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, मांडू का किला
और उनके जो जहाज महल, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह, एक पूरे के पूरे कॉरिडोर है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह बना हुआ है। पहाड़ी में जैसे चढ़ेंगे वहाँ सारा पूरा का पूरा मांडू आपको घूमने को मिलेगा। जब भी जाइएगा तो आप बरसात के टाइम पे जाइएगा, बारिश में या ठंडियों में जाइएगा, ठीक है। गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं जाना अपने को। यह मकबरा जो है किस शैली में बना, यदि कभी भी पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना मुगल और अफगान जो शैली है, मिश्रित शैली में बना है। या तो ऑप्शन में आपको अफगान शैली ही मिलेगा। तो अफगान शैली अकेले होता है तो अफगान शैली पकड़ लेना है, राइट आंसर रहेगा। लेकिन यदि मुगल और अफगान दोनों होते हैं साथ में तो आपको वो करना है, पर ज़्यादातर इसमें जो है अफगान शैली में है। अब हुआ ये कि जब मुगलों का शासन आया तो शाहजहां को भी ताजमहल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। तो उसने जो उनके मेन इंजीनियर और कारीगर थे उनको यहाँ पर भेजा था इसके बारे में अध्ययन करने के लिए। तो अब जब आप ताजमहल जाएंगे तो आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा लगेगा कि ये इनका मकबरा ही है पूरी तरह से। बस इसके जो गुंबद हैं चारों तरफ बन गए हैं, अंदर के जो इसमें मेन जो इसकी जालियाँ बनी हैं वो यहाँ से ली गई। आपको आगे की जो मुगल शैली है, ठीक है, जो अफगान शैली के बाद जब मुगल शैली डेवलप हुई तो ये जो गुंबद और ये आपको ये मिलते हैं, ठीक है, ये मीनारे, ये प्लस आपको ये जो दरवाजे की शैली है और साथ में जो जालियां बनी होती हैं जारीदार जिनको बोलते हैं, ये शैली कहाँ से ली गई? मुगलों ने अफगानी शैली से ही इसको लिया है। तो आपको आगे चल करके आप जो मुगलों की बनाई हुई जो भी कलाकृतियाँ देखेंगे, वास्तुकला देखेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं पे अफगानी शैली का एक प्रभाव दिखेगा। विशेषकर खिड़की, जो ये आपको यहाँ पे खिड़की दिख रही है, खिड़की में, इनके दरवाजे में, इनके मीनारों पे और ये गुंबद पे, ये सारी चीज़ों में आपको अफगानी शैली का प्रभाव दिखेगा। लेकिन आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में 2 से 3 बातें जरूर लिखनी है। जिनके आंसर अच्छे होते हैं एग्जाम गुरु जिनको हार्ट देता है, जिनके आंसर राइट होते हैं उनको लाइक देता है। आप सभी लोग जिनके हार्ट मिलते हैं उनकी 2-3 लाइनें जो भी हैं उनको जरूर पढ़ा करें। प्रसिद्ध कठीवाड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिवनी, अलीराजपुर, खंडवा, इंदौर। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। करंट अफेयर्स यदि आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। बहुत मुश्किल से प्रश्न मिलते हैं, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। थोड़े से व्यूज़ कम जा रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग करें, करंट अफेयर जरूर शेयर करें। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको MPPSC से रिलेटेड किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी को MPPSC के 2023 के नोट्स उपलब्ध रहेंगे, फुल्ली अपडेटेड हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी में। और जो MPPSC प्री के वीडियोस हैं इसमें आपको जैसे ही हमारी 500 MCQ की क्लास खत्म हो जाएगी, इसके इकोनॉमी में आपको बजट, इकोनॉमी सर्वे, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर अपडेटेड मिलेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। महाअभ्यास देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें और करंट अफेयर को शेयर करना भी नहीं भूलें। तब तक के लिए पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।